हेलो एवरीवन। ये वाला जो कॉम्प्रिहेंशन है 2011 में आ चुका है। तो देखते हैं क्या कह रहा है। कॉम्प्रिहेंशन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, औसत स्पीड से पढ़ेंगे। एवरेज स्पीड होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा स्लो होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा तेज़ होनी चाहिए। और आप पढ़ने के दौरान हो सके आप जो आपसे कहता जा रहा है उसकी आप इमेज बनाने का भी प्रयास करें माइंड में, ठीक है। अगर आप इमेज ड्रा कर लेते हो तो चांस है आंसर सही तक आप आसानी से पहुंच जाएंगे। अगर आप उसकी इमेज नहीं, आज सिर्फ पढ़ते जा रहे हो, अगर इमेज नहीं बना पा रहे हो तो बहुत ज़्यादा चांस है जो आंसर आप निकालेंगे कॉम्प्रिहेंशन से वो गलत हो जाएगा। इसलिए हमारा सजेशन है आप इमेज बनाने का प्रयास करें। चलिए देखते हैं क्या है। अब जबकि भारत में बच्चों को न्यूनतम 8 वर्षों की शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार प्राप्त हो गया है। यहाँ पे अपना लॉजिक नहीं लगाना, ये मत कहना 14 ईयर तक है, ठीक है। जैसा वो कह रहा है वैसे ही आप करिए। यह तकलीफ भरा प्रश्न है कि क्या यह अधिकार केवल कागज तक सीमित रहेगा। ये कह रहा 8 वर्ष जो कह रहा, अब भारत में यह एक अधिकार है कि हर बच्चे को 8 वर्ष तक उसको शिक्षा मिलेगी। फिर कह रहा है यह अधिकार केवल कागज़ तक है, सीमित रहेगा अथवा वास्तविक रूप ले सकेगा। यह कागज़ तक, ये लिखित में ही है कि ये वास्तविक रूप में भी ज़मीन तक आएगा, उतरेगा। यह याद दिलाने की शायद ही ज़रूरत है कि यह अधिकार संविधान में प्रतिष्ठित अन्य अधिकारों से अलग है, क्योंकि इसका लाभार्थी कोई 6 वर्षीय बच्चा या बच्ची ना तो इसकी मांग कर सकता है और ना ही इस अधिकार से वंचित होने अथवा इसका उल्लंघन होने पर कानूनी लड़ाई लड़ सकता है या सकती है। कह रहा अगर कोई 6 वर्षीय बच्चा है वो इसकी मांग भी नहीं कर सकता है और वो कानूनी लड़ाई भी नहीं लड़ सकता है। सभी मामलों में वह वयस्क समाज ही है जिसे बच्चे की ओर से कार्रवाई करनी होगी। पहले जो एग्जिबल है, मतलब जो वयस्क हो चुके हैं वही लोग बच्चे की तरफ से कार्रवाई कर सकते हैं, बच्चा सक्षम नहीं है। दूसरी विलक्षण बात यह है कि जब किसी बच्चे को शिक्षा के अधिकार से वंचित किया जाता है तब बाद में दिया गया कोई भी मुआवजा ना तो पर्याप्त ना ही प्रासंगिक हो सकता है। अगर बच्चे को शिक्षा से वंचित कर दिया गया, बाद में अगर उसको कोई मुआवजा या कुछ भी दिया जा रहा वो उसके कोई काम का नहीं है। जो शिक्षा की जो उसकी उम्र थी वो तो निकल चुकी है, अब वो बेचारा क्या करेगा उन पैसों का, वो लेबर ही बन के रह जाएगा। यही तो लेखक कहना चाहता है। ऐसा इसलिए है कि बाल्यावस्था बनी नहीं रहती। अभी हमने बताया था ये बाल्यावस्था क्या हो जाएगी, एज निकल जाएगी। यदि किसी बच्चे की ओर से लड़ी गई कानूनी लड़ाई अंततः जीत भी ली जाती है तब भी यह उस बालक या बालिका के लिए किसी काम की नहीं होती, क्योंकि बाल्यावस्था में विद्यालय का जो अवसर खो चुका होता है वह जीवन में बाद के वर्षों में उसी प्रयोजन के लिए काम नहीं आ सकता। यह दुखद रूप से बालिकाओं के लिए संभवतः अधिक सत्य है, क्योंकि हमारे समाज के द्वारा उन्हें यदि मिलती भी है तो अल्प बाल्यावस्था ही मिलती है। जो कह रहा जो शिक्षा अगर मिलती भी है तो कम उम्र तक दी जाती है, उसके बाद में बच्चियों की गांव क्षेत्र में तो मोस्टली क्या कर दी जाती है, शादी।
18 तक एज नहीं होती उसके पहले 15-16 में बच्चियों की शादी कर दी जाती है, उनका बचपन छीन लिया जाता है। भारतीय इतिहास में शिक्षा के अधिकार ने उस क्षण में विविध का रूप धारण किया है जिस समय मादा शिशु हत्या की दारुण प्रथा भ्रूण हत्या के रूप में पुनः उभर कर आई। यह समाज में गहनतर विक्षोभ का सूचक है जो बालिकाओं की शिक्षा में आने वाली परंपरागत बाधाओं के साथ मिलकर उसे और बढ़ा रहा है। बालिकाओं की बौद्धिक क्षमता के विरुद्ध एक दुराग्राही पूर्वाग्रह हमारी पूरी संस्कृति विविधता में व्याप्त है तथा शिक्षा प्रणाली इसे दूर कर पाने में असमर्थ है। जो बालिकाओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा उसको कह रहा है जो शिक्षा है वो भी दूर करने में अभी असमर्थ है। लेखक ये नहीं कह रहा बिल्कुल असमर्थ है, कह रहा अभी असमर्थ है, अभी सक्षम नहीं है। आइए देख तो कुल मिलाकर अगर मैं बात करूँ ये निष्कर्ष क्या कहता है तो ये कॉम्प्रिहेंशन यही हमसे कहना चाहता है जो 8 वर्षों तक है वो बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिलाता है। जबकि लेखक ये भी कहता है ये जो है ये कागज़ तक ही सीमित रहेगी या धरातल पर भी आएगी, रियलिटी में भी उतरेगी, यही लेखक कहता है। और कहता अगर एज निकल गई है तो बाद में अगर बच्चों को अब ये शिक्षा मतलब उनको कोई मुआवजा भी दिया जाता अंत में अगर केस करके तो कोई बेनिफिट उसका नहीं होगा। आइए देखते हैं परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कहता है, जब बच्चों को शिक्षा से वंचित रखा जाता है वह समाज उनकी ओर से कोई कार्रवाई नहीं करता। ये तो लेखक ने नहीं कहा था नहीं करता, वो कह रहा अगर बच्चे तो कार्रवाई करने में सक्षम नहीं होते उनकी तरफ से कार्रवाई कौन करेगा, वयस्क पर्सन ही कर सकता है। इसके मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारा गलत हो गया, कह रहा नहीं कर सकता है। तो अगर हम ऑप्शन की चूज की बात करें जिसमें फर्स्ट दिख जाए तो इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं बिल्कुल एलिमिनेशन टेक्निक के थ्रू, ये भी ऑप्शन कट जाएगा। अब बचे हमारे पास बी और डी ऑप्शन, देखते हैं इसमें कौन होगा। कह रहा है देश में शिक्षा का अधिकार विविध के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। लेखक ने ऐसा कहीं भी नहीं कहा है कि शिक्षा के अधिकार को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। लेखक बेचारा ये कहना ही नहीं चाहता है। इसके मतलब सेकेंड ऑप्शन भी मेरा क्या है, गलत है। तो इसके मतलब बी ऑप्शन भी हमने कट कर दिया तो बचा हुआ ऑप्शन कौन हो जाएगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो आइए क्योंकि इस परिच्छेद में 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, अगला देखते हैं क्या कहता है। परिच्छेद के अनुसार बालिकाओं के शिक्षा प्राप्त करने में परंपरागत बाधाएं क्या क्या हैं। माता पिता द्वारा अपने बच्चों को शिक्षा के अधिकार से वंचित रखे जाने पर कानूनी लड़ाई लड़ने में असमर्थता है। ऐसा नहीं कह रहा कि वो लड़ भी सकते हैं, इसके मतलब जिसमें फर्स्ट स्टेटमेंट दिख जाए वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर मैं ऑप्शन को अगर एलिमिनेट करना चाहें तो कौन कौन से ऑप्शन एलिमिनेट कर, जिसमें 1 दिख जाए वो ऑप्शन एलिमिनेट कर दीजिए। तो ए ऑप्शन में एलिमिनेट कर देते हैं, बी सी वाला भी एलिमिनेट हो जाएगा, डी वाला। आगे हम क्वेश्चन पढ़ें या ना पढ़ें इसके मतलब हमारा ऑप्शन करेक्ट कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देख लेते हैं, फिलहाल एक बार चेक भी कर लेते हैं। समाज में बालिकाओं की भूमिका के विषय में रूढ़िवादी सोच है। हाँ, लेखक कह रहा है बालिकाओं के प्रति सोच क्या है, अभी रूढ़िवादी है। बालिकाओं की बौद्धिक क्षमता के विरुद्ध पूर्वाग्रह है, ये भी लेखक कह रहा है। शिक्षा की अनुपयुक्ति प्रणाली है, ये भी करेक्ट है। इसके मतलब 2, 3, 4 ऑप्शन क्या हैं, सही है। फर्स्ट ऑप्शन क्या था, रॉन्ग ऑप्शन था, इसको मैंने एलिमिनेट कर दिया। आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शिक्षा का अधिकार विविध अधिकार है, मूल अधिकार नहीं है। क्वेश्चन ऐसा कुछ कही नहीं रहा है मूल अधिकार है या विविध अधिकार है। लेखक बेचारा ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा है। इसके मतलब जिसमें फर्स्ट दिख जाए वो गलत है। किसमें फर्स्ट दिख रहा है उनको एलिमिनेशन टेक्निक के थ्रू ए ऑप्शन को और बी ऑप्शन हमने कट कर दिए, बचे मेरे पास बी और डी।
ए और सी कैंसिल कर दिए, बचे बी और डी। देखते हैं, सर्व शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देश की शिक्षा प्रणाली को विकसित देशों की शिक्षा प्रणाली के समान बनाना आवश्यक है। लेखक ने ऐसा कहीं नहीं कहा हमारी इंडिया को अमेरिका के लेवल पे बनाइए, जो हमारी एजुकेशन है उसको अमेरिका की एजुकेशन से कंपेयर करिए, वैसा बनाइए। लेखक ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। इसके मतलब सेकेंड ऑप्शन भी क्या है, गलत है। इसके मतलब 1 और 2 दोनों गलत हैं। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही होना चाहिए, डी ऑप्शन क्या है मेरा करेक्ट है। आइए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन परिच्छेद के मूल संदेश को व्यक्त करता है। भारत ने यह घोषणा कर दी है कि देश के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य है, ऐसा कुछ नहीं उसने कहा। वो तो ये जरूर कह रहा है 8 वर्ष तक बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए, उसने ये कह रहा भारत ने घोषणा कर दी, ऐसे कोई उसने नहीं लेखक ने बात कही है। वयस्क समाज के अधिकार को कार्यान्वित करने हेतु इच्छुक नहीं है, ऐसा भी लेखक नहीं कह रहा है। तो ए ऑप्शन गलत, बी ऑप्शन गलत। आइए सी ऑप्शन देखते हैं, शिक्षा के अधिकार की विशेषकर बालिकाओं हेतु सुरक्षा करना आवश्यक है। हाँ, लेखक उस तो कह रहा था उनके प्रति सोच कैसी है, रूढ़िवादी है, तो आवश्यक है। तो ये ऑप्शन गलत भी नहीं कह सकते, अभी सही भी नहीं कह सकते। आइए मैं पहले अपना फोर्थ ऑप्शन चेक कर लेते, उसके बाद में इसको सही और गलत कहना सही है। शिक्षा प्रणाली को शिक्षा के अधिकार के मुद्दे के प्रति उन्मुख होना चाहिए, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो ये भी नहीं। अब बचा हुआ ऑप्शन कौन सा सही हो जाए, ऑटोमेटिक ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी। हमें ये पता नहीं सही है या गलत है। कुल मिलाकर 3 ऑप्शन हमने गलत प्रूव कर दिए, तो बचा हुआ ऑप्शन सही कौन हो जाएगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट है। आइए देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन इस परिच्छेद के निष्कर्ष को व्यक्त करता है। समाज बालिकाओं की बौद्धिक क्षमता के प्रति एक दुराग्राही पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। हाँ, ये ऑप्शन हो सकता है, इसको भी गलत ना कहें। बच्चों के शिक्षा के अधिकार के लिए संघर्ष हेतु वयस्कों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेखक ने ऐसा कहीं नहीं कहा है, भरोसा नहीं किया जा सकता है। इसके मतलब हमारा जो बी ऑप्शन है वो क्या है, बिल्कुल रॉन्ग है। हमने बी को तो गलत प्रूव कर दिया है, ए को हमने भी सही भी नहीं कहा, गलत भी नहीं कहा, ए को बना रहने दीजिए। बच्चों को शिक्षा दिलाने हेतु कानूनी लड़ाई बहुत लंबी और निषेधक होती है, लेखक ने ऐसा भी नहीं कहा बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए आपको लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये भी ऑप्शन क्या है, गलत है। तो बी और सी तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते, बचा ए और डी। पहले डी को चेक करें, बाल्यावस्था में प्राप्त होने वाली शिक्षा को कोई भी पर्याप्त प्रतिस्थापन नहीं कर सकता, लेखक ऐसा कह रहा था। अगर ये बाल्यावस्था में जो शिक्षा मिलती है, अगर ये एज निकल गई बाद में उसको कितना भी धन दे तो वो किसी काम का नहीं है। तो डी ऑप्शन, ए ऑप्शन, अगर डी ना होता तो हम ए ऑप्शन को सही मान लेते, बट हमारे पास डी ऑप्शन उससे ही अच्छा निष्कर्ष दे रहा है, तो हमें कौन सा ऑप्शन सही प्रूव करना चाहिए, डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। आइए नेक्स्ट परिच्छेद पैराग्राफ पढ़ते हैं, क्या कहता है, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, इमेज साथ साथ बनाने का प्रयास करेंगे। एक मिनट, चलिए देखते हैं क्या कहता है। समावेशी समृद्धि की प्राप्ति के लिए राज्य की भूमिका पर पुनर्विचार की गंभीर आवश्यकता है। सरकार के आकार के विषय में अर्थशास्त्रियों के बीच हुई आरंभिक बहस भ्रामक हो सकती है। समय की आवश्यकता है कि एक समर्थवादी सरकार हो, राज्य सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। यह भारत राष्ट्र के विशाल और जटिल स्वरूप को देखते हुए आसान नहीं है। सरकार सभी अनिवार्य वस्तुओं का उत्पादन करे, सभी आवश्यक नौकरियों का सृजन करे और सभी वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण रखे। ऐसी अपेक्षा विशाल बोझिल नौकरशाही और व्यापक भ्रष्टाचार की ओर ले जाएगी। लक्ष्य यह होना चाहिए कि राष्ट्र के
संस्थापकों ने जिस समावेशी समृद्धि का उद्देश्य रखा था, हम उसके साथ बने रहें और साथ ही इसके प्रति एक अपेक्षाकृत अधिक आधुनिक दृष्टिकोण अपनाएं कि राज्य यथार्थ क्या प्रदान कर सकता है। यही एक समाजकारी राज्य के विचार की ओर ले जाता है, अर्थात एक ऐसी सरकार जो नागरिकों को उनकी आवश्यकता की हर चीज़ को प्रतिष्ठा पूर्ति करने का प्रयास नहीं करती है, बल्कि वह बाजार के लिए एक सामर्थ्यकारी लोकाचार का सर्जन करती है ताकि वैश्विक उद्यम फल फूल सकें और नागरिक अधिकांश भाग लेके लिए एक दूसरे की आवश्यकताओं के लिए प्रावधान कर सकें, और वह ऐसे लोगों की मदद के लिए आगे आती है जो स्वयं अपनी बेहतरी नहीं कर पाते, क्योंकि कैसी भी व्यवस्था क्यों ना हो, कुछ लोग हमेशा ऐसे होते हैं जिन्हें सहारे और मदद की आवश्यकता होती है। अतः हमने एक ऐसी सरकार की ज़रूरत है जो बाजार के मामलों में प्रभावी प्रोत्साहन और आकलन नियम स्थापित करे और न्यूनतम अनुकूल था, यहाँ पे आकलन नहीं है, ठीक है, जहाँ पे ये वाला अनुकूल है। और आगे क्या कहता है, हस्तक्षेप करती हुई हाशिए पर बनी रहे और साथ ही साथ निर्धनों को शिक्षा और स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधाएं तथा पर्याप्त पोषण और आहार की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए उनकी प्रत्यक्ष सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमने इतनी स्पीड से इस पैराग्राफ को पढ़ा हुआ है गद्यांश को, क्या बताइए मैं इससे आंसर निकाल सकता हूँ? बिल्कुल नहीं आंसर निकाल पाऊँगा। एक आधा तुक्का से आंसर सही हो सकता है, बाकी हम नहीं कह सकते हैं क्वेश्चन हम सही कर लेंगे। तो हमने क्योंकि इसकी इमेज बनाने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि आपने देखा था पहले वाला जो गद्यांश था उसको मैंने विस्तार पूर्वक ध्यानपूर्वक पढ़ा था, इसको हमने सिर्फ पढ़ते चले गए क्या लिखा है न्यूज़पेपर के तरीके। तो ऐसे हम आंसर निकालने में सक्षम नहीं। आइए फिर से रीड करते हैं इसको, क्योंकि ऐसे हम आंसर नहीं निकाल सकते इसको जब तक मैं डिटेल से नहीं पढ़ेंगे। कह रहा है समावेशी समृद्धि की प्राप्ति के लिए राज्य की भूमिका पर पुनर्विचार की गंभीर आवश्यकता है। अब जरा इस लाइन का मतलब समझिए। कह रहा समावेशी अगर समृद्धि आपको प्राप्त करना है तो राज्य की जो भूमिका होती है उस पर विचार करना आवश्यक है, इस बात को ध्यान रखना। फिर आगे लाइन में कहता है सरकार के आकार के विषय में अर्थशास्त्रियों के बीच हुई आरंभिक बहस भ्रामक हो सकती है। कहता है सरकार के आकार के विषय में जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने जो बहस की है वो कैसी हो सकती है, भ्रामक भी हो सकती है। फिर कहता है समय की आवश्यकता है कि एक समर्थकारी सरकार हो। कह रहा समय की आवश्यकता है कि एक सरकार है कैसी हो, सामर्थ्यकारी सरकार हो। फिर कहता है राज्य सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, यह भारत राष्ट्र के विशाल और जटिल स्वरूप को देखते हुए आसान नहीं है। कहता सरकार सभी जो आवश्यकताएं उनको पूरा कर सके, यह संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि भारत का आकार क्या है, बहुत जटिल है और विशाल भी है। क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है और यहाँ कई तरीके के लोग रहते हैं, सबकी पूर्ति करना सरकार जो हमने कह दिया इतना आसान नहीं है, लेखक यही कह रहा है। फिर कह रहा है सरकार सभी अनिवार्य वस्तुओं का उत्पादन करे। लेखक कहता है सरकार जो अनिवार्य वस्तुएं उनका क्या करे, उत्पादन करे। सभी आवश्यक नौकरियों का सर्जन करे, जो नौकरी आवश्यक उनका भी क्या करे, सर्जन करे। और लेखक कहता है सभी वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण रखे, जो मतलब ये नहीं किसी की रेट आसमान को छू जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। उन पर क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए। फिर कहता ऐसी अपेक्षा विशाल बोझ नौकरशाही और व्यापक भ्रष्टाचार की ओर ले जाएगी। कह रहा जो ये अपेक्षा है ये क्या ले जाएगी, ये भ्रष्टाचार की ओर ले जाएगी, नौकरशाही की तरफ
मोड़ कर देगी। जो शासन में बैठे हैं उन लोगों के जलवे हो जाएंगे, यही लेखक कहना चाहता है। फिर कह रहे लक्ष्य ये होना चाहिए कि राष्ट्र के संस्थापकों ने जिस समावेशी समृद्धि का उद्देश्य रखा था, कह रहा है लक्ष्य यह होना चाहिए कि राष्ट्र के संस्थापकों ने जिस समावेशी समृद्धि का उद्देश्य रखा था, हम उसके साथ बने रहें और साथ ही साथ इसके प्रति एक अपेक्षाकृत अधिक आधुनिक दृष्टिकोण अपनाएं। कह रहा है इसके प्रति क्या होनी चाहिए, जो उन्होंने जो लक्ष्य रखा था उसके प्रति हमें को क्या होना चाहिए, आधुनिक रखना चाहिए और अपेक्षाकृत अधिक आधुनिक नहीं, अधिक आधुनिक होना चाहिए, ये लेखक कह रहा है। फिर कह रहा है कि राज्य यथार्थ क्या प्रदान कर सकता है। फिर ये भी कह रहा है राज्य क्या प्रदान कर सकता है, यही एक सामर्थ्यकारी राज्य के विचार की ओर ले जाता है। जो ये सोच है यही क्या करेगी, हमें एक सामर्थ्यकारी राज्य के विचार की ओर ले जाता, अर्थात एक ऐसी सरकार जो नागरिकों को उनकी आवश्यकता की हर चीज़ को प्रतिष्ठा पूर्ति करने का क्या करे, पूर्ति करने का प्रयास नहीं करती, बल्कि वह बाजार के लिए एक सामर्थ्यकारी लोकाचार का सर्जन करती है। वो बाजार के लिए लोकाचारी सामर्थ्यकारी क्या करती है, सर्जन करती है, ताकि वैश्विक उद्यम फल फूल सकें और नागरिक अधिकांश भाग के लिए एक दूसरे की आवश्यकताओं के लिए प्रावधान कर सकें और वह ऐसे लोगों की मदद के लिए आगे आती है जो स्वयं अपनी बेहतरी नहीं कर पाते, क्योंकि कैसी भी व्यवस्था क्यों ना हो, कुछ लोग हमेशा ऐसे होते हैं जिन्हें सहारे और मदद की आवश्यकता हो। कह रहा व्यवस्था कैसी भी बना लो, कुछ लोग ऐसे ज़रूर हमेशा रहेंगे जिनको हेल्प की क्या होती है, ज़रूरत होती है। जैसे कोई पैरालाइज है या विकलांग है तो इन लोगों को हेल्प की तो ज़रूरत पड़ेगी। अतः हमें एक ऐसी सरकार की ज़रूरत है जो बाज़ार के मामलों में प्रभावी प्रोत्साहन अनुकूल नियम स्थापित करे और न्यूनतम हस्तक्षेप करती हुई हाशिए पर बनी रहे और साथ ही साथ निर्धनों को शिक्षा और स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधाएं तथा पर्याप्त पोषण और आहार की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए उनकी प्रत्यक्ष सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। परिच्छेद के अनुसार आइए देखते हैं क्या हमारा गद्यांश कहना चाहता है। कहता समावेशी समृद्धि का उद्देश्य राष्ट्र के संस्थापकों द्वारा रखा गया था। जी हाँ, वो तो अभी हमने देखा था, समावेशी समृद्धि का उद्देश्य किसने रखा था, जो संस्थापक थे उन्होंने रखा था। इसके मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। जिसमें फर्स्ट ना हो उसको आप क्या करिए, ऑप्शन को एलिमिनेट कर दीजिए। हम उसको बी ऑप्शन को हमने एलिमिनेट कर दिया। हमारे पास बचे ए सी डी। अब आगे देखते हैं क्या कहता है। समय की आवश्यकता है कि एक सामर्थ्यकारी सरकार हो, ये भी लिख समय की आवश्यकता है एक सामर्थ्यकारी सरकार, जिसमें दो ना दिखे उसको एलिमिनेट कर दीजिए। सी को भी हमने एलिमिनेट कर दिया। मेरे पास ऑप्शन बचते हैं दो, ए और डी। आइए और देखते हैं। भारत को बाजार की प्रक्रियाओं में अधिकतम हस्तक्षेप रखना चाहिए, ऐसा लेखक कहीं नहीं कह रहा। जिसमें 3 दिख जाए उसको गलत कर दीजिए, गलत कर दीजिए। बचा हुआ ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है। 4 पढ़ें या ना पढ़ें लेकिन पढ़ लेते हैं। आवश्यकता है कि सरकार के आकार में परिवर्तन हो, ऐसा लेखक नहीं कह रहा है। इसके मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। आइए और देखते हैं। परिच्छेद के अनुसार निम्नलिखित में से किस एक पर संकेंद्रित करके समावेशी वृद्धि की कार्य रूप में परिणत की जा सकती है। आइए देखते हैं। देश के प्रत्येक नागरिक की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर, ऐसा लेखक नहीं कह रहा है।
विनिर्माण क्षेत्र पर विनिमयों को बढ़ावा देना, यहाँ कहीं गद्यांश में ऐसी चर्चा ही नहीं हुई है। विनिर्मित वस्तुओं के वितरण को नियंत्रित कर, इतनी गंदी बात उसने बोली ही नहीं है, तो सी भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। समाज के वंचित वर्गों को बुनियादी सेवाएं प्रदान कर, हाँ ये ऑप्शन बिल्कुल तो एक्यूरेट नहीं कहेंगे, बट 3 ऑप्शन तो कतई गलत हैं। तो बचा वो ऑप्शन कौन सा प्रूफ सही है? डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन है मेरा। डी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। आइए 8वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। सामर्थ्यकारी सरकार के संगठक क्या है? कह रहा विशाल नौकरशाही। अरे भाई वो तो विशाल आकार की बात करा, कह रहा बड़ा देश है, विशाल नौकरशाही की बात ही नहीं की, जिसमें ए फर्स्ट दिख जाए उसको कैंसिल करिए। देखो डी ऑप्शन को हमने इनकरेक्ट प्रूव कर दिया, और कौन सा ए में 1 दिख रहा है, इसको भी तो हमने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। मेरे पास ऑप्शन बचे हैं 2, कौन है? बी और सी ऑप्शन। देखते हैं इनमें क्या है। कहता है प्रतिनिधियों के माध्यम से कल्याण कार्यक्रमों को लागू करना, ऐसी भी बात नहीं हो रही। जिसमें 2 दिख जाए वो भी आपको क्या करना है? गलत कर देना। अब 2 में ना ही बी में है ना ही सी में, इसके मतलब अभी हम आंसर तक नहीं पहुंच सके हैं, 2 भी क्या है? गलत है। आइए तीसरा देखते हैं। कहता है ऐसे लोकाचार का सर्जन करना जिसमें वैश्विक उद्यम को मदद मिले। हाँ ये तो क्वेश्चन कह रहा था गद्यांश, इससे मतलब जिसमें 3 ना दिखे उसको भी बी ऑप्शन हमने कट कर दिया, बचा हुआ ऑप्शन सी ही करेक्ट होगा, क्योंकि 3 सही है। उन्हें संसाधन उपलब्ध कराना जो अल्प सुविधा प्राप्त हैं, ये भी सही है। निर्धनों को बुनियादी सेवाओं के संबंध में सीधे मदद देना, ये भी। तो बचा हुआ ऑप्शन हमारा सी है। बाकी इनको हम नहीं जानते सही होंगे या गलत, क्योंकि 3 को हम गलत प्रूव करके 2 को हमने गलत प्रूव कर दिया, जिसके थ्रू हमने क्या किए 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। क्योंकि 3rd सही था तो बी में 3rd ना दिखा, इसके लिए बी को भी एलिमिनेट करना पड़ा, तो बचा हुआ ऑप्शन सी ही हमारा सही हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। राज्य क्यों सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकने में असमर्थ है? नंबर 1, उसके पास पर्याप्त नौकरशाही नहीं है। ऐसा उसने ये तो नहीं कहा, उसने कहा नौकरशाही है, वो कह रहे ये क्या कह रहा है? नौकरशाही नहीं। जिसमें 1 दिख जाए उसको गलत करिए, ये और ये। तो हमने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, 2 ऑप्शन बचे बी और डी। कह रहा वह समावेशी समृद्धि को प्रोत्साहन नहीं करता है। अरे भाई कर तो रहा है, तो 2 भी गलत है, तो इसके मतलब बचा हुआ ऑप्शन कौन है? डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। आइए लास्ट ऑप्शन क्वेश्चन देखते हैं 10, क्योंकि 2 पैराग्राफ पे 10 क्वेश्चन दिए थे। फिर कह रहा है इस परिच्छेद के लेखक द्वारा व्यक्त सारभूत संदेश क्या है? सारभूत का मतलब बोल सकते हैं जो गद्यांश में दिया गया उसका सारांश क्या निकल रहा है यहाँ से। राष्ट्र के संस्थापकों के द्वारा अधिक समावेशी समृद्धि के उद्देश्यों को याद रखना चाहिए, ऐसी कहीं बात ही नहीं हुई है। सरकार के लिए यह आवश्यक है कि वह अधिक स्कूल और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराए। उसने स्कूल और स्वास्थ्य सेवाओं की यहाँ इस गद्यांश में चर्चा नहीं की है, तो ये भी गलत है, बी भी गलत है। आइए सी, सरकार के लिए यह आवश्यक है कि वह समाज के निर्धन स्तरों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए बाजार और उद्योग, उसने लेखक ने ये नहीं कहा सरकार को उद्योग लगाने चाहिए बाजार, उसने कहा आवश्यकता है। ये थोड़ी कह रहा है स्थापित करें, बाजार स्थापित करें, ऐसा कुछ नहीं है। तो बचा हुआ ऑप्शन डी हो जाएगा, लेकिन देख लेते कैसे। समावेशी समृद्धि की प्राप्ति के लिए राज्य की भूमिका पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, वो पहले ही उसने बोला था, शायद पहले या दूसरी लाइन में लिखा था। डी ऑप्शन क्या सही है? हमने 10 क्वेश्चन की, आपको प्रतिदिन 10 क्वेश्चन हम कॉम्प्रिहेंशन के कराएंगे, लगभग 400 क्वेश्चन हम आपको करवा देंगे। बस मेरे साथ बने रहें।